माया नगरी के पेडर रोड का एक घर, बॉलीवुड का एक सितारा अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ है। बगल में आधा खुला हुआ हिंदी का एक उपन्यास है। साइड टेबल पर एक गिलास में पानी है। इसमें कुछ गोलियां भी घुली हुई हैं, गुलाबी रंग की, नींद की गोलियां। बिस्तर पर लेटे उस सितारे की एक उंगली उसके ठोड़ी पर टिकी है। आंखें आधी खुली हैं और वो नींद में है, एक ऐसी नींद जो बरसों से उससे रूठी हुई थी। मुमकिन था कि ये शख्स नींद मुकम्मल कर अभी उठ खड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह नहीं उठा, कभी नहीं उठा। हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। ये फिल्म का कोई सीन नहीं था, लेकिन हर एक जाविये से उससे मिलता जुलता था। तारीख थी 10 अक्टूबर 1964, दिन शनिवार, और बिस्तर पर लेटे सितारे का नाम गुरुदत्त। इस दिन से करीबन 25 बरस पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लेकिन अक्सर इन दीदावरों की उम्र इतनी छोटी होती है कि हम इन्हें जी भरकर देख भी नहीं पाते। उससे पहले ये इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। आज कहानी ऐसे ही एक दीदावर की, जिसका असल नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। लेकिन इनकी आंखों के हिस्से जीवन के 40 वसंत भी नहीं आए। साल 1925 में जन्मे सितारे ने साल 1964 की एक रात को महज 39 की उम्र में खुदकुशी कर ली। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी मशहूर एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त की, जिनकी फिल्में आज भी सिनेमा के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। यूं तो इस कलाकार ने गिन के 8 फिल्में डायरेक्ट की और 16 में बतौर अभिनेता काम किया, पर जैसा कि कहते हैं बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कुछ ऐसी ही जिंदगी रही गुरुदत्त की। बड़ी, इतनी बड़ी कि इनके सामने दशकों सिनेमा में काम करने वाले कलाकारों का कद छोटा लगता है। लेकिन गुरु की जिंदगी ये लंबी कतई नहीं रही। गुरुदत्त का जीवन उनके सिनेमा में दिखता रहा और इनके फिल्मों के दृश्य इनके जीवन में घटते गए। दोनों के बीच की लाइन इतनी धुंधली रही कि अगर हम 60 साल पीछे मुड़कर इनकी जिंदगी और इनके फिल्मों की कहानी को अगल बगल रख कर देखें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा दृश्य सिनेमा का है और कौन सा उनके वास्तविक जीवन का। लेकिन गुरु की कहानी के किरदार तो कर्नाटक में है। बेंगलोर से करीबन 350 किलोमीटर दूर एक जगह है पनाम्बुर। वहीं आज से 100 साल पहले 9 जुलाई 1925 की एक दोपहर स्कूल हेडमास्टर शिवशंकर राव पादुकोण और वसंती पादुकोण के घर जन्म हुआ वसंत पादुकोण का। जल्दी उनका परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया। परिवार बड़ा था, आमदनी कम थी। गुरुदत्त के पिता का मन साहित्य में अधिक लगता था और घर परिवार में कम। वो कीट्स और शेक्सपियर के संसार में ही मग्न रहते थे। यासिर उस्मान के खिताब में गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी बताती है, मेरे पिता कामयाबी में यकीन नहीं रखते थे, वो कविताओं में यकीन रखते थे और कविताओं से पेट नहीं भरता। इसलिए हमारे परिवार को मेरे बड़े भाई गुरुदत्त से काफ़ी उम्मीदें थीं। कलकत्ता में ही गुरुदत्त की मुलाकात हुई बीबी बेनेगल से, जो रिश्ते में गुरुदत्त के मामा भी लगते थे। उन्होंने ही गुरुदत्त के अंदर के कलाकार की पहचान की और उन्हें सिनेमा की दुनिया से परिचित करवाया। साल गुजरे, सिनेमा, संगीत और डांस के लिए गुरुदत्त का प्रेम बढ़ता गया और फिर 1944 में गुरुदत्त पहुंचे पुणे। वहां बीबी बेनेगल ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में पार्टनर बाबूराव पाई से मिलवाया और वहां गुरुदत्त को मिली डांस डायरेक्टर की नौकरी। स्टूडियो के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और तनख्वाह तय हुई 50 रुपये महीने। पुणे में फिल्म हम एक हैं की शूटिंग चल रही थी। नायक प्रभात स्टूडियो के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। उसकी फेवरेट शर्ट खो गई। एक और चीज़ है जो उस दिन गुम हुई थी, फिल्म के डांस डायरेक्टर की कमीज़। दरअसल कपड़े धोने वाले ने इन कमीज़ों की अदला बदली कर दी है। इस बात से अनजान दोनों फिल्म के सेट पर पहुंचते तो हैं, लेकिन एक दूसरे की शर्ट पहने। जब उनकी नज़र आपस में मिलती है तो दोनों के ठहाके छूट पड़ते हैं। वो गले मिलते हैं, दोस्ती हो जाती है, जो फिर ताउम्र बरकरार रहती है। हीरो का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो डांस डायरेक्टर थे गुरुदत्त। एक रोज़ बियर पीते दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। वादा ये कि जिस दिन देवानंद प्रोड्यूसर बनेंगे, उनकी पहली फिल्म गुरुदत्त डायरेक्ट करेंगे, और जिस दिन गुरुदत्त अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे तो देवानंद उसमें हीरो होंगे। जल्द ही देवानंद स्टार बन जाते हैं, लेकिन गुरुदत्त के गुर्बत के दिन ही चलते रहते हैं। लेकिन दोस्त को किया वादा देवानंद को याद था, वादा अपने दोस्त पर दांव लगाने का, और फिर फिल्म बनती है जिसका नाम था बाजी।
जिसे देव आनंद प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त। बाजी के म्यूजिक डायरेक्टर थे एस.डी. बर्मन। उन्होंने फिल्म में बतौर लीड गायिका गीता रॉय को साइन किया। इसे फिल्म के दौरान गीता रॉय की मुलाकात गुरुदत्त से हुई। जब ये दोनों मिले थे तब गीता एक मशहूर गायिका थी। केवल 15 साल की उम्र में उनका गाया गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया हिट हो चुका था और गुरुदत्त एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थे, लेकिन बाजी हिट रही। 1950 का दशक शुरू हो चुका था, हिंदी सिनेमा का गोल्डन एज। सिनेमा इंडस्ट्री में 3 हीरो राज कर रहे थे, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार। साल 1956 तक आते आते गुरुदत्त का सिक्का चल चुका था। उनके बतौर डायरेक्टर 3 फिल्में बाजी, आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 हिट हो चुकी थी। इसी दौरान 26 मई 1953 की एक शाम गीता रॉय गीता दत्त बन गईं। उन्होंने गुरुदत्त से शादी की और शुरुआत की अपने सुंदर सपने की। लेकिन जैसा कि उनके पहले हिट गाने के बोल थे, ये सुंदर सपना भी जल्दी ही बीत गया और इस सपने के बीतने की वजह बनी गुरुदत्त की खूबसूरत खोज, जिसका नाम हम आपको आगे बताएंगे। मुंबई के महालक्ष्मी का बेहद फेमस सिनेमा स्टूडियो की पहली मंजिल पर किसी लड़की का इंतजार किया जा रहा है। उस लड़की को गुरुदत्त अपनी प्रोडक्शन की अगली फिल्म CID में कास्ट करने का मन बना चुके हैं। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला, लेखक अबरार अलवी, सिनेमाटोग्राफर VK मूर्ति सब उस दफ्तर में मौजूद हैं। वो लड़की अपनी माँ के साथ आती है। उस लड़की की बतौर अभिनेत्री बॉलीवुड में पहली फिल्म है, वो भी उस वक्त के स्टार देवानंद के साथ। सब कुछ तय हो जाता है, बस फिल्म के डायरेक्टर की एक छोटी सी डिमांड है। वो उस लड़की से कहते हैं, तुम्हारा नाम काफ़ी लंबा है, अगर सिनेमा में काम करना है तो इसे छोटा करना होगा। लड़की कहती है, ऐसा क्यों? उसे सब समझाते हैं। मधुबाला और नरगिस ने भी ऐसा किया था। लड़की कहती है, वो हैं, मैं हूँ, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। लड़की का नाम था वहीदा रहमान। CID फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई। यूं तो इस फिल्म की लीड हीरोइन शकीला थी, लेकिन वहीदा पब्लिक को पसंद आई और गुरुदत्त को वो पब्लिक से भी ज़्यादा। जहां वहीदा रहमान का सूरज पूरब से निकलने को तैयार था, वहीं गीता दत्त का सूरज पश्चिम दिशा का रुख ले चुका था। दरअसल शादी के बाद गुरुदत्त चाहते थे कि गीता केवल उनके अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में गाने गाएं। उन्हें लगा था कि गीता का सिंगिंग करियर अब ढलान पर आ चुका है और दूसरी वजह ये थी कि इंडस्ट्री में लता मंगेशकर और आशा भोसले की एंट्री हो चुकी थी और म्यूजिक डायरेक्टर गीता दत्त की जगह उन्हें तरजीह दे रहे थे। एक तरफ गुरुदत्त और वहीदा रहमान की नज़दीकियां बढ़ रही थीं, दूसरी तरफ गीता दत्त की कामयाबी का कद छोटा होता जा रहा था। कलकत्ता में एक फिल्म का सेट लगा है, शॉट रेडी है। फिल्म का डायरेक्टर कहता है, हीरोइन को बुलाओ। असिस्टेंट बताता है वो मेकअप कर रही हैं। डायरेक्टर झलाते हुए हीरोइन के पास पहुंचता है। हीरोइन बाल संवार रही होती है। गुस्से में तमतमाया डायरेक्टर कहता है, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें मेकअप करने किसने कहा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा किरदार बेहद साधारण है। क्या तुमने कभी किसी गाँव की लड़की को इस तरह के हेयर स्टाइल में देखा है? डायरेक्टर को इस तरह डांटते हुए देखकर वो एक्ट्रेस पलटकर जवाब देती है, तुम क्या चाहते हो? यही ना कि मैं वहीदा रहमान से बदतर दिखूं? ये जवाब सुनकर डायरेक्टर चिल्लाता है, पैक अप। उसके बाद वो फिल्म दोबारा कभी नहीं बनती है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, दरअसल ये एक फिल्म के बनने का दृश्य था। दरअसल 1957 में गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाने की सोची थी। इसमें लीड एक्टर और इसके डायरेक्टर वो खुद थे और फिल्म में हीरोइन थी गीता दत्त। ये इकलौता मौका था जब गुरुदत्त अपनी किसी फिल्म में गीता को हीरोइन बनाने वाले थे, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। वहीदा रहमान वो वजह बन चुकी थी जिसके कारण दोनों पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। इसके बाद गुरुदत्त और वहीदा ने प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद सभी फिल्मों में साथ काम किया और ये साथ उनके पारिवारिक जीवन में कलह घोलता रहा। कागज़ के फूल गुरुदत्त का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, लेकिन ये फूल बॉक्स ऑफिस पर मुरझा गया। फिल्म अपने समय से काफ़ी आगे की चीज़ थी, लोगों को पसंद नहीं आई। इसका फ्लॉप होना गुरुदत्त पर भारी असर कर गया। फिर आया साल 1962। इस साल आई फिल्म साहब, बीवी और गुलाम और ये आखिरी फिल्म थी जब गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने साथ में काम किया। इसके बाद आई 6 जून 1963 की तारीख। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में साहब, बीवी और गुलाम का प्रीमियर था और यहीं आखिरी बार गुरुदत्त और वहीदा रहमान मिले। बर्लिन में इसी फिल्म फेस्टिवल के दौरान वहीदा ने गुरु से कहा वो अब आगे बढ़ चुकी हैं। 7 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ था वो हिंदुस्तान से 7 समंदर पार आखिरी सांस ले रहा था। यासिर उस्मान अपनी किताब में बकौल BR चोपड़ा बताते हैं, बर्लिन से बम्बई के लौटने के सफ़र में पूरे समय गुरुदत्त कॉर्नर सीट पर बैठकर पीते रहे। वहीदा का जाना उनके लिए बड़ा आघात था। मुंबई के पाले हिल का बंगला नंबर 48 ये एक शख्स के सपनों का मकान था। उसका बचपन दिक्कतों में गुजरा था। उसने सोच रखा था कि जब पैसे होंगे तो वो एक आलीशान घर बनाएगा।
उसने पैसे कमाए, खूब कमाए, नाम और शोहरत भी। अपने सबसे करीबी दोस्त की पड़ोस में उसने अपना घर भी बनाया। 3 बीघे में फैला घर। इस घर में उसने जाने कितनी कहानियां कागज पर उतारी, जाने कितनी महफिलें जमाई, लेकिन इस घर में उसे कभी नींद नहीं आई। वो रात बाहर जागकर उस घर में चैन तलाशता रहा, जो उसे कभी मिला नहीं। उसकी पत्नी को लगता था इस मकान में कोई भूत रहता है। उस दिन उसका जन्मदिन था। उसने मजदूर बुलाए, उनसे कहा इस घर को तोड़ दो। घर गिरा दिया गया। इस मकान के मालिक थे गुरुदत्त। बर्लिन से लौटने के 10 दिन बाद उन्होंने अपना घर गिरवा दिया। शुक्रवार 9 अक्टूबर 1964 की रात गुरुदत्त अपने जीवन की आखिरी फिल्मी सीन पर बात कर रहे थे। फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। बीच में गुरुदत्त अबरार अलवी से कहते हैं, मुझे डर है कि मैं कहीं पागल न हो जाऊं। फिर गुरुदत्त उठकर जाते हैं और राज कपूर को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन पर बात होती है। वो राज कपूर से कहते हैं, आप अभी आ जाइए, बैठकर कागज़ के फूल देखते हैं और उसमें कमी ढूंढते हैं। आखिर ये फिल्म लोगों को पसंद क्यों नहीं आई। राज कपूर कहते हैं, अभी देर हो गई है, मैं फिर कभी आता हूँ। लेकिन वो फिर कभी नहीं आया। वो गुरुदत्त की आखिरी रात थी। सुबह जब लोगों ने उनके शरीर को देखा तो वो चिर निद्रा में जा चुके थे। मानो कह रहे हों, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा अब कुछ पास नहीं। या फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब कि दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। आज गुरुदत्त के गुजरे करीबन 60 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सिनेमा प्रेमियों के लिए आज भी वो उस पन्ने की तरह है जिस पर वो बार बार लौटते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में फिर पलटेंगे पुराने ऐतिहासिक पन्ने, नए किस्से कहानियों के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसे लिखा था अभिनव झा ने। शुक्रिया।